हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी महासागर में। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम भाग नंबर 3 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोस के लिंक प्राप्त कर लें और पहले जाकर के उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम भाग नंबर 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अ, ये जो प्रश्न पत्र है, ये स्कूल व्याख्याता 2015-16 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसके हल प्रश्न पत्र के माध्यम से हम आपके सामने ये वीडियो है वो वीडियो के माध्यम से पेपर है वो हल करवा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है हमारे द्वारा वो पसंद आ रही होगी। और निरंतर चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने से आपको ये फायदा होगा कि अब तक के आए हुए जो प्रश्न पत्र है वो किस तरीके से प्रश्न पत्र है वो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और भविष्य में इन्हीं प्रश्नों को माध्यम बना करके इन्हीं प्रश्नों को आधार लेकर के हम किस तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं। तो इसी को जारी रखते हुए आज हम वो भाग नंबर 3 जो वीडियो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। पहले काम ये करें कि वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें इससे पहले हमने 30-30 के प्रश्नों के सेट के माध्यम से हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम 61 नंबर प्रश्न के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 61 नंबर जो प्रश्न है ये है कि इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो कौन सी नहीं है, वो हमें ये बतानी है। तो रंग में भंग ये मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। भारत भारती ये भी इनकी रचना मानी जाती है। द्वापर ये भी इनकी रचना मानी जाती है। लेकिन वेदही वनवास है वो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं होकर के किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है ये मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, हरिओद की रचना है वो मानी जाती है। इनमें अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर विकल्प। और इनमें अगर हम बात करें तो ये जो मैथिली शरण गुप्त की जो रंग में भंग रचना है ये रचना 1909 ईस्वी की रचना मानी जाती है, क्योंकि ये जो द्विवेदी युगीन रचना और छायावादी युगीन जो रचनाएं होती हैं इनको पूछने का तरीका ये होता है इनका कि इनको सन के माध्यम से ज़्यादा पूछा जाता है। क्रम से पूछ लिया जाता है या सन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इनका सन है वो याद हमें रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो रंग में भंग रचना है ये 1909 ईस्वी की रचना मानी जाती है। उसके बाद में जो भारत भारती रचना है ये 1912 की रचना मानी जाती है। और द्वापर जो रचना है ये 1936 ईस्वी की रचना मानी जाती है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। उसके अलावा अगर मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करें तो 1909 में रंग में भंग रचना आई है। और उसके बाद में एक रचना आई थी 1910 के अंदर, जयद्रथ वध। क्या नाम था उस रचना का, जयद्रथ वध रचना जो थी वो 1910 ईस्वी की रचना है वो मानी जाती है। उसके अलावा अगर हम आगे और बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की रचना की बात करें तो एक साकेत नाम करके रचना आई थी जो बहुत बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। साकेत रचना है वो 1931 की रचना मानी जाती है। उसके अलावा अगर झंकार रचना की बात करें ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। ये झंकार है वो ये 1929 की रचना मानी जाती है, 1929 की रचना मानी जाती है। और मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो यशोधरा इनकी रचना मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। यशोधरा रचना है वो 1952 ईस्वी की रचना मानी जाती है मैथिली शरण गुप्त की। और जय भारत की अगर बात करें तो जय भारत है वो 1900 जय भारत रचना है वो 1952 ईस्वी की रचना मानी जाती है। जबकि यशोधरा अभी गलती से 1952 बोल दिया था, जबकि यशोधरा जो रचना है उसका रचना काल 1932 ईस्वी है। शायद 32 बोला हो या 52 बोला हो, उसको सुधार कर लीजिएगा। जो यशोधरा रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना 1932 की रचना मानी जाती है। जबकि जय भारत है वो 1952 की रचना मानी जाती है। उसके अलावा अगर विष्णुप्रिया रचना की बात करें तो वो 1957 ईस्वी की रचना है वो मानी जाती है। तो ये जो रचना है इनका कालक्रम है वो हमें ध्यान रखना या ध्यान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये वेदई वनवास है वो 1941 की रचना मानी जाती है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है वो मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है। इसमें
बताना है हमें कि इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं है वो हमें है वो बताना है। तो छायावाद की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है वो पूछा है इसमें। तो इसमें एक नंबर विकल्प है कि आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह और सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा आप सोच लें। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, ये जो विशेषता है इसके बारे में अपना मत है वो जयशंकर प्रसाद रखते हैं छायावाद के संदर्भ में। और कल्पना की अतिशयता ये भी छायावाद की विशेषताओं में गिनी जाती है। दो बस्ती है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह और सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा, आपने अब तक गेस कर लिया होगा। इसका उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प। तो केसर ये तो हमने पढ़ा है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है ना ये एकदम विपरीत दिया हुआ है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह नहीं है। छायावाद कहता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद इसका कहता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का है वो विद्रोह माना जाता है, जबकि यहाँ इसके बिल्कुल विपरीत दिया है कि स्थूल सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह नहीं। तो ये जो परिभाषा भी मानी जाती है नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा मानी जाती है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये छायावाद की विशेषता है। तो ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र है, इनकी विशेषताओं के रचनाकार विशेषताएं है वो रचना नगेंद्र की मानी जाती है, जबकि सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है वो ये इसका सही उत्तर वह हो जाएगा। अब एक और आता है इसमें छायावाद में कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, नहीं रहा ऐसी बात है वो कौन करते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा ऐसी बात है वो कौन करते हैं। तो ऐसी बात है वो रामविलास शर्मा करते हैं। कौन करते हैं? रामविलास शर्मा। चलिए 63 नंबर प्रश्न है, ये दिया इसमें कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही काल क्रम है वो किस विकल्प में दिया गया है। तो ये चीज हमें देखनी है। तो अगर इनमें देखें तो गुंजन है, गुंजन में गुंजन का समय माना जाता है 1932। ग्राम्य है, ग्राम्य का समय माना जाता है 1940। ग्रंथि का समय माना जाता है 1920। और युगांत जो रचना है इसका समय माना जाता है 1936। क्या माना जाता है? 1936। तो इस तरीके से हमें इसका मिलान करना है। तो ग्रंथि का रचना काल कितना है? 1920। तो इसमें ग्रंथि 2 विकल्प आया हुआ है, तो ये 2 तो ऑटोमेटिकली हो गए कट। उसके बाद में 20 के बाद में 1932 गुंजन, तो ये ग्राम्य 40 आ गए, तो ये भी कट हो गया। तो इसका मतलब उत्तर हो गया 4 नंबर विकल्प। ग्रंथि, गुंजन, युगांत और ग्राम्य। ग्रंथि 20, गुंजन 32, युगांत 36 और ग्राम्य 40। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो ये चीज है वो हमें देखनी है। महादेवी वर्मा, तो इसमें हमें देखना है कि जो दीपशिखा है, दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष है 1942। दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष है 1942। नीरजा का प्रकाशन वर्ष है 1935। निहार का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1930 माना जाएगा। और जो संध्या गीत रचना है ये 1936 ईस्वी की रचना मानी जाती है। तो छायावाद में जो कवि हुए हैं, उसके बाद में प्रगतिवाद के कवि हुए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें द्विवेदी युग के जो मैथिली शरण गुप्त है महत्वपूर्ण कवि, इन सारे कवियों के जो रचनाएं हैं, काव्य जो संग्रह है, इनका क्रम हमें बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको याद होनी ही चाहिए।
तो इसमें अगर हम बात करें तो दीपशिखा का रचनाकाल 1942 माना जाता है, नीरजा 35, निहार 30, सांध्य गीत 36। तो इसमें निहार सबसे पहले आएगा, तो निहार इन दो में दिया हुआ है, ये तो दोनों कट हो गए। निहार 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 1930, निहार के बाद में आएगा आपके नीरजा, नीरजा दोनों में दिया हुआ है, अभी भी स्थिति बनी हुई है। नीरजा के बाद में अब आएगा सांध्य गीत, तो ये दीपशिखा कट हो गई और ये सांध्य गीत आ गए, और ये दीपशिखा 1942। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर विकल्प है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर जो प्रश्न है उसका विकल्प हो जाएगा 3 नंबर। निहार, निहार का रचनाकाल 1930, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942। इसी में अगर हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अगर याद करें वर्मा जी के जो काव्य संग्रह हैं, तो शुरू के जो 4 काव्य संग्रह हैं इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, नीर निशा, नीर निशा, नी से हो जाएगा आपके निहार, निहार जो 1930 की रचना मानी जाती है। उसके बाद में नी र से हो जाएगा रश्मि, क्या हो जाएगा, रश्मि, ये रचना मानी जाती है आपके 1933 की, नहीं 1932 सॉरी, ये 1932 की रचना मानी जाती है। उसके बाद में नीर निशा, निहार रश्मि और नीसा, नी से हो जाएगा आपके नीरजा, नीरजा जो रचना मानी जाती है ये मानी जाती है 1935 की, और सा से हो जाएगा सांध्य गीत, सांध्य गीत मानी जाती है 1936 ईस्वी की रचना। तो नीर निशा इस ट्रिक के माध्यम से वर्मा जी के जो वर्मा जी की जो 4 शुरू के काव्य संग्रह है उनका हमें वो ध्यान रख सकते हैं, नीर निशा। चलिए अगला प्रश्न है आपने 65 नंबर प्रश्न। इसमें दिया हुआ है कि प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन है वो सही नहीं है, कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो इसमें हमें उत्तर है वो छांटना है। इसमें पहला विकल्प है कि इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। तो इस प्रश्न को देखें तो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसकी जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उसमें सर्ग 16 नहीं है, इसमें सर्ग है वो 15 दिए हुए हैं, इसमें सर्ग क्या है 15 दिए हुए हैं। चलिए तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1। बाकी और भी विकल्प देख लेते हैं। इसमें सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। अगर आपको ये जो 15 जो सर्ग है अगर आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक नहीं कह सकता, लेकिन एक लय है और एक क्रम है। जैसे मैंने इसको जो 15 सर्ग है उनको किस तरीके से याद कर रखा है कि आप 3-3 के जोड़े बना लीजिए और उन 3-3 के जोड़ों को एक सांस के साथ में वो पढ़ते जाइए। जैसे चिंता आशा श्रद्धा, मैं कोई देख करके नहीं बोल रहा हूँ, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। तो ये जो 15 जो सर्ग है ये आप दिन में एक बार इसका वाचन कर लीजिए और 5-7 दिन में आपके ये वो एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। तो ये सर्ग है वो आपको अगर याद है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। तो ये कभी कभी इनका नेट जेआरएफ के अंदर इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि चिंता है वो कौन सा कौन से क्रम का है वो सर्ग माना जाता है कमायनी में, और फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे पूछने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन किया गया है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद जी ने अत्यंत सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर विकल्प है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर जी की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है। दिनकर जी की काव्य कृतियों का सही विकल्प है वो किस क्रम में है, तो वो हमें है वो बताना है। तो इसमें हमें देखना है कि जो रामधारी सिंह दिनकर है इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं उनका हमें चाहे ट्रिक के माध्यम से और चाहे कैसे ही हो सारी कृतियों का है वो रचना काल हमें याद होना जरूरी है। जैसे इसमें देखा जाए तो जैसे रश्मि रथी है, रश्मि रथी जो रचना है ये 1952 की रचना मानी जाती है। कब की मानी जानी जाती है, 1952 की रचना मानी जाती है।
उसके बाद में अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र है वो 1946 ईस्वी की रचना मानी जाती है, 46 ईस्वी की रचना मानी जाती है। जो रसवंती है, रसवंती रचना है वो 1940 ईस्वी की रचना मानी जाती है। उर्वशी जो रचना है ये 1961 की रचना मानी जाती है। तो 52, 46, 40 और 61। तो अब हम इसको है वो देख रहे हैं कि सबसे पहले आएगी रसवंती। तो इस प्रश्न में जो विकल्प है चार, इन चारों विकल्पों में रसवंती केवल और केवल एक दो नंबर विकल्प में ही दी हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दो नंबर विकल्प है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रसवंती का रचनाकाल हो जाएगा 1940 ईस्वी। ठीक है। कुरुक्षेत्र का रचनाकाल हो जाएगा 1946 ईस्वी। रश्मिरथी का रचनाकाल हो जाएगा 1952 ईस्वी। और उर्वशी का रचनाकाल हो जाएगा 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी। इनमें अगर उर्वशी की बात करें तो उर्वशी जो इनकी काव्य संग्रह है, इनकी जो काव्य कृति है, ये एक गीति नाट्य भी माना जाता है। क्या माना जाता है, गीति नाट्य भी माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रश्मिरथी, रश्मिरथी की अगर बात करें तो ये खंड काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, खंड काव्य है वो माना जाता है। और कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो ये प्रबंध काव्य माना जाता है, प्रबंध काव्य माना जाता है। अपने सेकंड ग्रेड जो स्कूल व्याख्याता नहीं सॉरी वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है, इसके अंदर ये कुरुक्षेत्र का कुछ उनके है वो सर्ग दिए हुए हैं। तो ये कुरुक्षेत्र है वो महत्वपूर्ण रचना है और ये इनका प्रबंध काव्य है वो माना जाता है। तो अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र से ही संबंधित है। कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है वो सही नहीं है, तो उसके बारे में हमें वो बताना है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसमें कुल 7 सर्ग है। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न में देखा जाए तो विकल्प एक सही है, महाभारत से लिया गया है। विकल्प दो है ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित, बिल्कुल गलत है। इसमें गांधीवादी की कहीं भी बात नहीं हुई, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र जो रचना है, इसमें पूरा पूरा गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे, अहिंसावादी थे। जबकि कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र की जो कथा है ये महाभारत पर आधारित है, महाभारत पर आधारित है। महाभारत में पूरी तरह से हिंसा होती है। इसमें युधिष्ठिर का जो पश्चाताप और आत्मग्लानि की कथा वर्णित की गई है कुरुक्षेत्र में। तो महाभारत महाभारत की जो विभीषिका है उसके बारे में युधिष्ठिर है वो पश्चाताप भी कर रहे हैं और अंदर अंदर है उससे आत्मग्लानि भी है वो महसूस कर रहे हैं। तो इसकी कथा है वो इसमें वर्णित की गई है। तो इसमें सीधा सा इसका उत्तर है कि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक नंबर विकल्प। हाँ, इसमें 7 सर्ग थे, ये चीज है वो ध्यान रखने वाली बात है। कामायनी में कितने सर्ग थे, 15 सर्ग थे। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में संकलित नहीं है। यानी तार सप्तक जो अज्ञेय द्वारा शुरू किया गया था 1943 ईस्वी में। कब, 1943 ईस्वी में। और इसमें ये जो तार सप्तक है इसको ही प्रथम सप्तक कह सकते हैं, इसको प्रथम सप्तक नहीं कह सकते। मतलब नाम इसका ऐसा नहीं होता कि प्रथम तार सप्तक, लेकिन केवल तार सप्तक की बात करें तो वो प्रथम ही होता है। तो इसमें दिया गया है कि प्रथम जो सप्तक या तार सप्तक जो था उसमें कौन से कवि की रचना है वो संकलित नहीं है। यानी 3 तो तार सप्तक से संबंधित है, बाकी एक है वो उनसे संबंधित नहीं है। तो इनके बारे में डिटेल में हम बात है वो कर लेते हैं। जो तार सप्तक है इनकी जो प्रथम जो तार सप्तक या तार सप्तक, इसका रचनाकाल माना जाता है 1943 ईस्वी में। और इसके अंतर्गत जो कवि आते हैं, इनके अंतर्गत जो कवि आते हैं, इनकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है। अगर आप इसको लागू करना चाहे तो आपके ऊपर निर्भर है। जैसे नेमी, नेमी भारत पर ये हो गया, ठीक है। नेमी भारत पर मुक्ति गिरी आराम से, आराम से।
क्या गिरी? आराम से। इसको इस तरीके से याद कर रखा है कि नेमी भारत पर, मुक्ति गिरी आराम से। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम जो तार सप्तक के अंतर्गत कवि आते हैं उनको याद करेंगे। तो नेमी से हो जाएगा आपके नेमीचंद जैन। क्या हो जाएगा? नेमीचंद जैन। भारत से हो जाएगा आपके भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल। पर से, जो केवल पर है, तो पर से हो जाएगा प्रभाकर माचवे। क्या हो जाएगा? प्रभाकर माचवे। मुक्ति से हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गिरी से हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। और इसमें जो आराम शब्द है, आराम में अ अलग है और राम अलग है, ठीक है। तो अ से हो जाएगा अज्ञेय खुद और राम से हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि तार सप्तक में संकलित जो कवि है उनमें से असंगत है। तो देखिए प्रभाकर माचवे ये आ गए, रामविलास शर्मा आ गए, मुक्तिबोध आ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर विकल्प है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी 1 नंबर प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर 1 नंबर विकल्प है वो हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का। तो ट्रिक याद करके आप इसको है वो याद कर सकते हैं। तब तार सप्तक की बात करने के बाद में दूसरा जो सप्तक है जो जिसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1951। 1951। इनकी अगर ट्रिक के माध्यम से इनको याद करें तो एक छोटी सी ट्रिक है जिनको हम याद कर सकते हैं। धन शब शहर। धन शब शहर। तो ध से हो जाएगा आपके धर्मवीर भारती। न से हो जाएगा नरेश मेहता। श से हो जाएगा शकुंतला माथुर या शंकुत माथुर भी इनका नाम कहीं देखने को मिलता है। तो ये स्त्री है, ये महिला कवि मानी जाती है इसमें। भ से हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। और श से हो जाएगा, जो दूसरा श है इससे हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ह से हो जाएगा हरिनारायण घनश्याम व्यास। और र से हो जाएगा रघुवीर सहाय। तो ये आपके दूसरे सप्तक के कवि है वो माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप जो तीसरे सप्तक की बात करें तो तीसरे सप्तक की जो स्थापना है वो 1959 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1959 ईस्वी में हुई थी। इनको याद करने के लिए आप छोटी सी ट्रिक है वो यूज कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से इनको याद किया है, विस्की कुके मदन पर। विस्की कुके मदन पर। तो वी से हो जाएगा आपके विजय देव नारायण देव शाही। वी से हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। स से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। की से हो जाएगा कीर्ति चौधरी, ये भी एक महिला कवित्री मानी जाती है इसमें। विस्की कुके, कु से हो जाएगा कुंवर नारायण। के से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, ना कि केदारनाथ। इनके में के से हो जाएगा केदारनाथ सिंह। और मदन से हो जाएगा मदन वात्स्यायन। और प्र से हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो ये तीन जो सप्तक है, इनके अगर अगर आप कवियों को याद कर लेते हैं तो मेरे विचार से कहीं से भी तार सप्तक के प्रश्न आते हैं वो आपके गलत कभी नहीं होंगे। तो चौथा अगर वो विकल्प देंगे तो वो चौथे सप्तक में से देंगे, तो फिर इनमें से कोई भी अगर नहीं होगा तो फिर आप उनको उत्तर है वो मान लीजिए। तो इस तरीके से वो याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में दिया गया है? सही क्रम है वो किस विकल्प में दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। इत्यलम हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी आंगन के पार द्वार। अगर इनकी बात करें हम तो इत्यलम जो रचना है इनका रचना काल 1946 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? 1946 ईस्वी। हरिघास पर क्षण भर, इसकी अगर रचना का बात करें तो ये 1949 ईस्वी की रचना है वो मानी जाती है। बावरा अहिर की बात करें तो ये 1954 ईस्वी की रचना मानी जाती है। और आंगन के पार द्वार रचना की बात करें तो ये 1961 ईस्वी की रचना है वो मानी जाती है। तो इस तरीके से हम इस
प्रश्न का उत्तर है वो 4 नंबर विकल्प मानेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? अब देखिए, चाहे चौथा संकल्प सप्तक दे, चाहे तीसरा सप्तक दे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो 4 सप्तक हैं, अगर कवि एक सप्तक के 3 पूछे हैं, विकल्प में एक चौथा जो विकल्प है वो किसी दूसरे का दिया हुआ है, तो ये इन 4 सप्तकों में से ही दिए जाएंगे। अन्य कहीं से भी कोई कवि है वो नहीं दिए जाएंगे। तो अगर 3 सप्तक के कवि आपको याद है तो चौथे के नहीं भी याद होते हैं तो आपको आपके प्रश्न है वो 100% सही होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो इसमें चौथे सप्तक के कवि संकलित नहीं है। तो चौथा संकल्प सप्तक में देखिए, राम कुमार कुंभज हमने कहीं नहीं पढ़ा था, तो हो सकता है ये चौथा सप्तक में हो। स्वदेश भारती ये भी हमने नहीं पढ़ा था, और नंदकिशोर आचार्य इनको भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन शमशेर जो बहादुर सिंह थे इनको हमने पढ़ा था, ये दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, क्योंकि हमें तो चौथे सप्तक के कवि नहीं है वो देखना है। तो शमशेर बहादुर सिंह है वो ये चौथे सप्तक के कवि है वो नहीं है। तो इस तरीके से हम वो इनको छांट सकते हैं। चौथे सप्तक के कवियों की अगर और बात करें तो ये राम कुमार कुंभज है, स्वदेश भारतीय, क्योंकि उनके हमने ट्रिक नहीं बना रखी है। नंदकिशोर आचार्य है, उनके अलावा अगर हम देखें तो अवधेश कुमार है एक, और राम कुमार कुंभज है, और स्वदेश भारती आगे, और राजकुमार या राम कुमार एक ही है। नंदकिशोर आचार्य जी आगे, सुमन राजे हैं। इनमें एकमात्र महिला कवियत्री है वो सुमन राजे मानी जाती है यहाँ चौथे सप्तक में। और श्री राम वर्मा है और राजेंद्र किशोर है, तो ये चौथे सप्तक के कवि है वो माने जाते हैं। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। रंगभूमि है वो प्रेमचंद का उपन्यास है वो माना जाता है। रंगभूमि 1925 ईस्वी का रचना काल माना जाता है इसका। बूंद और समुद्र की बात करें तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास माना जाता है। किसका? अमृतलाल नागर का उपन्यास। झूठा सच उपन्यास की अगर बात करें तो ये यशपाल का उपन्यास माना जाता है। सूरज का 7वां घोड़े की अगर बात करें तो ये धर्मवीर भारती का उपन्यास माना जाता है। धर्मवीर भारती का उपन्यास माना जाता है। आगे प्रश्न है, लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में दिया गया है? यानी प्रेमचंद जी का प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है उनके उपन्यासों का कालक्रम है हमें सेट करना है। तो प्रश्न 72 नंबर क्या कहता है? इसमें हमें क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले इनके जो प्रकाशन वर्ष है उनको देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष जो है उनको देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो कर्मभूमि जो उपन्यास है इसका रचना काल 1933 ईस्वी माना जाता है। रंगभूमि 1925 ईस्वी की रचना मानी जाती है। गबन है वो 1931 की रचना मानी जाती है, जबकि सेवा सदन है वो 1918 की रचना मानी जाती है। 1918 की रचना मानी जाती है। तो 1918, 25, 31 और 33, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सेवा सदन 2 में आ रहा है, तो ये दोनों विकल्प है वो ऑटोमेटिकली वो कट गए। सेवा सदन 1918, उसके बाद में गबन 1931, रंगभूमि 1925, गबन 1931, कर्मभूमि 1933। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 3 है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही काल क्रम वाला विकल्प है वो चुनिए। सही काल क्रम वाला विकल्प है वो चुनना है। तो इसमें हमें देखना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1, एक बूंद, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, ये इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा। किसका? इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है?
इनके द्वारा नहीं लिखा हुआ है वो देखना है हमें। तो चित्रलेखा बिल्कुल इनके द्वारा लिखा गया है। भूले बुशरे चित्र ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। जबकि पुनर्नवा है ये जो उपन्यास है वो एचपीडी का माना जाता है। किसका माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है वो माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? मोहन राकेश द्वारा रचित है वो कौन सी कहानी है? तो ये हमें है वो बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता हो गया होगा और चल गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर है वो क्या है? मलबे का मालिक है वो इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। मोहन राकेश की कहानी है वो मलबे का मालिक है वो मानी जाती है। तो 75 नंबर प्रश्न का 2 नंबर विकल्प है इसका सही उत्तर हो जाएगा। खोई हुई दिशाएं अगर कहानी की बात करें तो खोई हुई दिशाएं जो कहानी है वो किसकी है? कमलेश्वर की। कमलेश्वर की कहानी मानी जाती है। जिंदगी और जोंक की बात करें तो ये अमरकांत की रचना मानी जाती है। अमरकांत की रचना मानी जाती है। और जहां लक्ष्मी कैद है ये जो रचना है ये राजेंद्र यादव की कहानी मानी जाती है। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? गदल कहानी के रचनाकार इनमें से है वो कौन है? तो वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। रंगई राघव है वो गदल कहानी के रचनाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई है वो हमें बतानी है। तो उदय प्रकाश द्वारा लिखित कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये चीज है वो हमें बतानी है। 77 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हमें वो बताना है। तो त्रिच जो कहानी है ये उदय प्रकाश की कहानी मानी जाती है। पॉल गोमरा का स्कूटर ये भी इनकी कहानी मानी जाती है। पीली छतरी वाली लड़की ये भी इनकी कहानी मानी जाती है। लेकिन पत्थर गली ये जो रचना है ये इनकी रचना न होकर के ये किसकी रचना मानी जाती है? नाशिरा शर्मा। किसकी रचना मानी जाती है? नाशिरा शर्मा इनकी रचना है वो ये मानी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। तो ये 3 हमें कहानियां याद रखनी है उदय प्रकाश जी की। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ये नेट में तो हर बार पूछी जाती है। तिरिच, पॉल गोमरा का स्कूटर और पीली छतरी वाली लड़की। अगला प्रश्न है, इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी मिक्स्ड प्रश्न पूछा है। तार सप्तक से अब तक तीसरा प्रश्न है ये पूछ लिया इन्होंने। छायावाद के भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और तार सप्तक के भी अब तक ये तीसरा प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो इनमें विकल्प अगर देखें तो पहले में है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है। अगला विकल्प है चौथा सप्तक सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी सही है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है। और अगला विकल्प है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि है। तो ये जो विकल्प है रघुवीर सहाय दूसरे शब्द के कवि है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। अभी हमने शकुंतला माथुर जो थी उनका हमने दूसरे सप्तक में उनका नाम देखा था, धन शब्द शहर। तो जो पहला शय था उस शय से हमने शकुंतला माथुर है वो बनाया था। तो ये जो शकुंतला माथुर है ये तीसरे सप्तक की ना होकर के किसकी हो जाएगी? दूसरे सप्तक की कवियत्री हो जाएगी। दूसरे सप्तक जो 1951 का सप्तक माना जाता है, तार सप्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इन चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इनके निबंध के रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं में से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है वो रचना कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 80 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। गेहूं और गुलाब है वो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है वो रचना मानी जाती है। गेहूं और गुलाब।
अशोक के फूल ये है वो रचना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की मानी जाती है, एचपीडी की रचना मानी जाती है। आंगन का पंछी और बंजारा मन, इसका अगर हम देखें तो ये जो रचना है ये विद्यानिवास मिश्र की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? विद्यानिवास मिश्र की। और प्रिया प्रिया जो नीलकंठी जो रचना है ये कुबेरनाथ की रचना मानी जाती है। किसकी? कुबेरनाथ की रचना है वो मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए एक तो साहित्य तक के प्रश्न सम्मिलित हो गए, फिर कल से वो हम काव्य शास्त्र के प्रश्न है वो शुरू करेंगे। तो इसमें आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सी रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है? नरेश मेहता द्वारा रचित है वो रचना हमें बतानी है। तो इसमें नरेश मेहता की रचना है वो संशय की एक रात, ये जो रचना है ये नरेश मेहता की रचना है वो मानी जाती है। नरेश मेहता की रचना मानी जाती है, संशय की एक रात। इसके अलावा अगर इसकी बात करें हम, एक और द्रोणाचार्य, तो ये जो रचना है ये शंकर शेष की रचना है। किसकी है? शंकर शेष की। शंकर शेष की अगर एक दो और रचना की बात करें तो फंदी जो रचना है वो शंकर शेष की है। और उसके अलावा अगर घरौंदा की बात करें तो घरौंदा रचना भी शंकर शेष की रचना है वो मानी जाती है। ये नाटक माने जाते हैं। एक और द्रोणाचार्य ये नाटक है। और स्मृति की रेखा की अगर बात करें तो ये महादेवी वर्मा की रचना मानी जाती है। और आवारा मसीहा की अगर बात करें तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना मानी जाती है, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित रचना है वो मानी जाती है। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। तो आज के लिए इस वीडियो में प्रश्नों की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।